ओके जी, कमिंग टू अनदर टॉपिक जो कि है पर्टूसिस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टूसिस है, इसी को हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। इसके अंदर 100 डेज़ तक कफिंग आपको देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो कफिंग होती है वो इसका मेन सिम्पटम होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नेम है बॉर्डेटेला पर्टूसिस। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो बैक्टीरिया है ये आपके माइक्रो के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप माइक्रो पढ़ो इस बैक्टीरिया को अच्छी तरह पढ़ना। और अभी तक अगर आप माइक्रो पढ़ चुके हो तो ये सारी वही बातें होंगी जो कि माइक्रो के लिहाज से रिपीट हो रही होंगी। और अगर अभी तक आपने माइक्रो नहीं पढ़ी है तो फिर जो चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगी वही सारी माइक्रो में रिपीट हो रही होंगी। तो फिर ईज़ी सीन है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है इस डिज़ीज़ में। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पर्टूसिस एक डिज़ीज़ है जो कि वूपिंग कफ भी कहलाती है। ये एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? ट्रेकिया में होता है, ब्रोंकाई में होता है, ब्रोंक्यूल्स में होता है। और किसकी वजह से होता है? तो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नेम है बॉर्डेटेला पर्टूसिस। कब होता है? विंटर्स में होता है, स्प्रिंग्स में होता है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड हो रहा होता है क्योंकि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ओवरक्राउडिंग होगी, ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट में आएँगे, पुअर हाइजीन होगी तो भी हो सकता है कि जो ड्रॉपलेट्स की सिक्रीशंस है वो स्प्रेड हो जाएँ। जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं क्योंकि उनके पास इतना जो इम्यूनिटी होती है वो डेवलप नहीं हुई होती। और जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों के पास वही एंटीबॉडी होती है जो उनको मदर से मिली होती हैं। उनकी अपनी एंटीबॉडीज़ अभी नहीं बनी होती हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो इस डिज़ीज़ के बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं। नेज़ोफेरेंजियल सिक्रीशंस में ब्रोंकियल सिक्रीशंस के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है। अब क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो कहीं की भी म्यूकस सिक्रीशन हो ये उसके अंदर प्रेज़ेंट होगा और ये स्प्रेड होगा। ठीक है जी। आफ्टर एक्सपोज़र 7 डेज़ टू 3 वीक्स इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है। यानी कि खुदा ना करे अगर कोई भी अभी इंसान है उसको ये डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है? तो 7 डेज़ या फिर 3 वीक्स के बाद तक वो नेक्स्ट इंसान तक इस डिज़ीज़ को स्प्रेड कर सकता है। ठीक है जी। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 टू 14 डेज़ होता है। इसका मतलब ये है कि अभी अगर उसको किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट हुआ है इन्फेक्टेड इंसान के और उसको ये डिज़ीज़ हो गई है तो फिर 7 टू 14 डेज़ बाद उसको सिम्पटम्स आना शुरू होंगे। और 3 वीक तक वो क्या कर सकता है, वो दूसरे इंसान को इन्फेक्ट भी कर सकता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्पटम्स की, तो इसके जो क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं उसको हमें 3 स्टेज में ब्रेक कर दिया है। पहला जो होता है कैटरल स्टेज होता है, दूसरा जो होता है वो पारऑक्सिस्मल स्टेज होती है और जो थर्ड होती है वो कॉन्वोलेसेंस स्टेज होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की, उसके अंदर क्या होता है, कोल्ड होती है, कफिंग होती है, फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, लैक्रिमेशन होता है। अब इसमें उस इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि उसको बॉर्डेटेल डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि वही नॉर्मल सिम्पटम है जो कि हमको फ्लू में मिल रहे होते हैं कि कफिंग हो रही है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है? जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना उसको हम कहते हैं पारऑक्सिस्मल क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अटैक्स आते हैं, ठीक है ना? तो कफिंग के अटैक्स आते हैं, वॉमिटिंग होती है, ठीक है? और फेशियल रेडनेस यहाँ पे लिखी हुई है, जो टंग होगी वो प्रोट्रूड कर जाएगी बाहर की तरफ और साथ-साथ बल्जिंग आइज़ हो जाएँगी। तो सबसे ज़्यादा जो खराब स्टेज होती है ना वो ये वाली स्टेज होती है। फिर कॉन्वलेसेंट स्टेज में क्या होता है कि भाई वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी जो वॉमिटिंग होती है, उसकी जो कफिंग होती है वो डिसअपीयर हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। सही है? तो पहली स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट करूँ या रिपीट करने की नीड नहीं है? चलो कर देते हैं। पहली स्टेज में क्या हो रहा है, कफिंग हो रही है, फ्लू हो रही है, फीवर हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, ये जो सबसे बुरी स्टेज है वो आ गई। यहाँ पे क्या होगा, फेशियल रेडनेस होगी, बल्जिंग आइज़ होंगी, टंग प्रोट्रूड हो जाएगी और साथ वॉमिटिंग होगी, कफिंग होगी। इसके अंदर क्या होगा, सारी चीज़ें जो होंगी वो चली जाएँगी। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? आगे ये लिखा है कि डायग्नोज़ हम किस तरह करेंगे, तो क्लिनिकल फीचर से भी कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली हम उसी से करते हैं, ठीक है? लेट मी चेंज द कलर। इसके अलावा हम ब्लड सीबीसी भी करवा सकते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस, यानी कि आपके जो डब्ल्यूबीसीज़ होंगे और साथ-साथ जो लिम्फोसाइट होंगे उनका आपको जो क्वांटिटी है, जो लेवल्स है वो इंक्रीज़ मिलेंगे। एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं उसकी बॉडी के अंदर। दिस इज़ द रीज़न कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो सही से डेवलप नहीं हुई होती। ठीक है जी। अगर आप चेस्ट एक्स-रे करवाओगे तो आपको पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हो? सॉरी, बस वो रिमूव हो गया। हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो आपको याद रखना है कि क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है तो आप एंटीबैक्टीरियल दे दो व्हिच इज़ एरिथ्रोमाइसिन। और ये क्योंकि इसके अंदर आपको कफिंग देखने को मिलती है तो आप एंटीटसिस दे दो ताकि कफिंग का भी ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाए। सो दिस वाज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट पर्टुसिस। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो पर्टुसिस की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? ये एक ईज़िली ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, इतना मसला नहीं करती, मगर अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर ये डेंजरस हो सकती है। जैसे कि क्या करवा सकती है, ब्रोंकोनिमोनिया, एपिस्टेसिस, कोमा में उस इंसान को लेके जा सकती है। या आपको और भी जो सिवियर लंग्स इन्फेक्शन है वो करवा सकती है। ठीक है जी।